पहले भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं। हमारी कोई ऐसा नहीं है कि किसी फॉर्मेलिटी में कोई कमी है। पॉलिटिकल एंगल तो यहाँ 2019 से चल रहा है कि यहाँ बुलडोज़र भी चल जाएगा तो बच्चों को फिर भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का, यूनिवर्सिटी क्या एक्शन ले रही है, क्या उसका अपना एंगल? कानूनी कार्रवाई जो हमारे ख़िलाफ़ हुई है पिछले 15-20 दिन में, उसके अगेंस्ट हमने यहाँ कमिश्नर महोदय के यहाँ अपील दायर की थी। एक सेफ हैंड लेते हुए हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी इस चीज़ की अपील दायर कर दी है। तो जाहिर है यूनिवर्सिटी कानूनी कार्रवाई जो हमारे अगेंस्ट हुई है उसके अगेंस्ट लड़ रही है। यहाँ भी लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो वहाँ तक भी लड़ेंगे। हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं। हमारी कोई ऐसा नहीं है कि किसी फॉर्मेलिटी में कोई कमी हो। जो बिल्डिंग्स हमारी बनी हुई हैं वो जिस दौर में बनी थी उस वक्त ना तो आरडीए था और ना ये एरिया, क्योंकि ये ग्राम सिकंदखेड़ा लगता है, ना ये एरिया ज़िला पंचायत में आता था। ये एरिया आता था ग्राम पंचायत में। तो उस वक्त जो ग्राम पंचायत की फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमारी सारी पूरी हो चुकी थी। अब बचती है 2 बिल्डिंग्स। वो 2 बिल्डिंग्स जब हमारी तामीर हुई तो वो हुई जब ये एरिया ज़िला पंचायत के अंडर आ चुका था। तो वो हमारा ज़िला पंचायत से 2 बिल्डिंगों के नक्शे पास हैं। बाकी 38 हमारी ग्राम पंचायत से पास हो चुकी हैं। ये एरिया 2024 में आरडीए में आया है और बिल्डिंग्स बन के 2016 में कंप्लीट हो चुकी थी। तो आरडीए 2024 में जब उसका जुरिडिक्शन यहाँ आया तो आज हमसे उसके नक्शे मांग रहा है कि आपने आरडीए से पास क्यों नहीं कराए। कई बिल्डिंग्स जो निर्माणाधीन हैं, क्या वो भी उन 38 बिल्डिंग्स में हैं? और आप कह रहे हैं कि 24 में जब प्राधिकरण यहाँ पर आ गया है तो निर्माणाधीन बिल्डिंग्स पर नक्शा क्यों नहीं पास आउट कराया गया? निर्माणाधीन बिल्डिंग्स जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं है इन 38 का, पहली चीज़। और वो बिल्डिंग्स पे हमारी रोक लग चुकी थी वहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्टे लेकर आई थी तो वो बिल्डिंग्स रुकी हुई थी, क्योंकि वो ज़मीन पे मुकदमा चल रहा है तो इस वजह से वो बिल्डिंग्स हमारी रुकी हुई हैं। बाकी जो हमारी बिल्डिंग्स हैं जो इस वक्त चल रही हैं, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ फैकल्टीज़ हैं, उन बिल्डिंग्स के डेमोलिशन का ये ऑर्डर आया है। कितने बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे और किस तबके के बच्चे आते हैं और किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर हैं, कोर्सेज किस तरीके के हैं? 3000 से ऊपर की स्ट्रेंथ है यहाँ पर और यहाँ ज़्यादातर बच्चे बाहर के हैं और बहुत गरीब तबके के बच्चे हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स या तो लेबर हैं, अगर किसी जॉब में है तो वो जॉब भी बहुत एक क्लास जॉब नहीं है। ऐसे बच्चे हैं क्योंकि यहाँ का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत जो है सस्ता है, जो बच्चों के पेरेंट्स के लिए सफिशेंट है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम उतने पैसे में दिला सकते हैं। तो सभी, और यहाँ पर सिर्फ मुसलमान बच्चे नहीं हैं, यहाँ हिंदू बच्चे भी हैं, सिख बच्चे भी हैं और यहाँ SC/ST समाज से भी जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पढ़ रहे हैं। कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं? यहाँ देखिए लॉ फैकल्टी है, यहाँ पैरामेडिकल है, फार्मेसी है और इंजीनियरिंग है और हमारा ग्रेजुएशन है। ये फैकल्टीज़ यहाँ पे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारा स्टार्ट हुआ था, उसको गवर्नमेंट पहले ही बंद करा चुकी है। क्या लगता है कि कोई पॉलिटिकल एंगल भी है इस तरीके की चीज़ें जो एक के बाद एक हो रही हैं? पॉलिटिकल एंगल तो यहाँ 2019 से चल रहा है। जो मुकदमे हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं? जाहिर बात है कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले मोहम्मद आज़म खां साहब हैं, उनके ऊपर 100 से ऊपर मुकदमे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो रहा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक फ्रीडम फाइटर थे और ये वो फ्रीडम फाइटर थे, ये 2 भाई थे, एक मौलाना मोहम्मद अली शौकत और एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनके बारे में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर अली बिरादरान ना होते तो देश आज़ाद नहीं हुआ होता। ये वो लोग थे जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। रामपुर से बिलोंग करते थे, रामपुर के रहने वाले थे। अंग्रेज़ों का उस वक्त बेइंतहा जुल्म था और यहाँ तक कहा था मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने कि मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में दफन होना नहीं चाहता, अगर मुल्क ग़ुलाम रहेगा तो मैं वहाँ दफन भी नहीं होऊंगा, मैं हिंदुस्तान को आज़ाद देखना चाहता हूँ। 27 का चुनाव नज़दीक है और आपने कहा कि पॉलिटिकल चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्या जो मौजूदा सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी है,
चुनाव के मद्देनज़र इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर एक नैरेटिव तो नहीं सेट करना चाह रहा है या एक मॉडल तो नहीं दिखाना चाह रहा है कि देखिए कि हम मुसलमानों पर इस तरीके से अंकुश कर सकते हैं। सरकार के हालात तो आपने अभी भी देखे हैं, जंतर मंतर पे जिस तरह से लाठीचार्ज हुई है, तो वहाँ मुसलमान भी थे, वहाँ हिंदू भी थे, वहाँ सिख भी थे, ईसाई भी थे, हर धर्म का, हर जाति का आदमी था। सरकार को अब परेशानी जो है वो उन लोगों से है जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो ये सवाल करते हैं सरकार से कि बेरोज़गारी क्यों है, नीट का पेपर क्यों लीक हो रहा है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का फेलियर क्यों है। तो हर उस आदमी से सरकार को परेशानी है, तो सरकार इसी वजह से जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ मजहबी मामलात को बीच में लाकर चुनाव जीतने की कोशिश करती है। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, आ रहे हैं लगातार। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के होंगे या भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं ही होंगे। तो क्या यूनिवर्सिटी में इस तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स की दखल ये और ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा? जो भी पार्टी के लोग आ रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि ये तालीमी इदारा है, सियासी वजूहात नहीं है, सिर्फ तालीम की वजह है, एक वाहिद वजह तालीम है और ये इदारा है। आज जब एकाएक आदेश ये आता है कि सब बुलडोज़ हो जाना है, तो जहन में चीज़ें क्या आती हैं कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्या आगे किस तरीके से पढ़ाई होगी, या ये अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा? क्या कुछ चल रहा है पूरे मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में? आज़म खान साहब जिस तरह के लीडर हैं, उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि मैं बच्चों के हाथ से चाकू छीन के उनके हाथ में कलम दूंगा, क्योंकि आपको शायद मालूम हो रामपुर की पहचान चाकू से होती थी। तो वो अपने मिशन को लेके चले हैं। अगर खुदा ना करे ऐसा होता है कि यहाँ बुलडोज़र भी चल जाएगा तो बच्चों को फिर भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को देखिए, चाहे टेंट का इंतज़ाम करेंगे, चंदा मांग के लेके आएंगे, फिर बनाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। आज़म खान साहब बच्चों को बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे।